यूक्रेन के बीच करीब 2 महीने से चल रही जंग अब और भी तेज हो गई। मारियोपोल में तो लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके वहां जल्द ही कब्जे का दावा कर रहे हैं। वहीं पूर्वी यूक्रेन में भी रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन के एक ठिकाने पर रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला बोला और इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ते नजर आए। जैसे ही हमले शुरू हुए, रॉकेट की तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। देखते ही देखते करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद आसमान में सिर्फ रॉकेट ही दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में उसने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें कुछ इमारतें बर्बाद दिखीं और चारों तरफ उनका मलबा पड़ा नजर आया। हमले इतने जोरदार थे कि वहां पास लगी एक तांबे की मूर्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किस हिस्से में ये हमले किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने सबसे आधुनिक और सबसे नए फाइटर जेट सुखोई 34 का इस्तेमाल तेज कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें बम बरसाने वाले ये फाइटर जेट रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरते नजर आए। चंद मिनटों के अंदर इन्होंने यूक्रेन की सीमा में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। जैसे ही इन लड़ाकू विमानों से दागी गई मिसाइलें अपने तय टारगेट पर गिरी, वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते दिखाई दिए और वहां से धूल और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता नजर आया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद ये विमान एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग करते नजर आए। तो वहीं काला सागर के किनारे से रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। मिसाइलें कोस्टल मिसाइल सिस्टम बाल की मदद से दागी गईं, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का मिसाइल सिस्टम गाइडेड मिसाइलों की बरसात करता दिखाई दिया और रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी करते हुए मिसाइलें आसमान की ओर बला बनकर उड़ान भरती नजर आईं। कुछ ही सेकंड के अंदर वहां से एक के बाद एक 4 घातक मिसाइलें दागी गईं, जिसकी वजह से पूरा इलाका न सिर्फ धमाकों की आवाज से गूंजता रहा, बल्कि धमाकों की रोशनी ने रात के अंधेरे को भी थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। और जिस कोस्टल मिसाइल सिस्टम बाल के जरिए इस मिशन को अंजाम दिया गया, उसे 2004 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था, जिसकी मदद से एक बार में 8 गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती हैं और इनमें हर मिसाइल अपने साथ करीब 150 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरती है, जिससे होने वाला धमाका समंदर में मौजूद 5000 टन तक वजन वाले युद्धपोत को ध्वस्त कर सकता है। यह कोस्टल मिसाइल सिस्टम 1000 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना साधकर अपने टारगेट को तबाह करने की काबिलियत रखता है और एक बार इसमें लोड की गई मिसाइलों को दागने के बाद इसे दोबारा हमले के लिए तैयार होने में करीब आधे घंटे का ही समय लगता है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की फौज ने क्रमातोर्स्क शहर को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। बताया गया कि वहां पिछले एक हफ्ते से हमले जारी थे, लेकिन इस बार रूसी सैनिकों ने वहां जबरदस्त तरीके से धावा बोल दिया और ऐसे धमाके किए कि उन्हें कई किलोमीटर दूर तक देखा और सुना गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि जानबूझकर वहां बिल्डिंगों और स्कूलों को निशाना बनाया गया ताकि लोगों में दहशत फैलाई जा सके, जिसकी तस्दीक की वहां की कुछ इमारतों ने, जिन्हें रूस के डर से लोगों ने खाली कर दिया और जो वहां रुके उन पर मिसाइलों ने कहर ढा दिया, जिसके बाद जख्मी हुए लोगों की मदद के लिए बचाव दल के लोग जुटे दिखे। सिर्फ यही नहीं, शहर के तकरीबन हर इलाके में घायल लोग नजर आए। कोई बिल्डिंग की बेसमेंट में कराहता दिखा तो कोई सड़क पर मदद के इंतजार में पड़ा रहा, जिन्हें किसी तरह एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन के एक नागरिक की जान भी चली गई। तो वहीं मारियोपोल में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को जान बचाने के लिए कुछ घंटों की डेडलाइन दे दी। वहां अजोस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक 2 दिन से जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं।
जिन्हें रूस की सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर के बाकी इलाकों से खदेड़ देने का दावा किया, जिसके बाद मारियोपोल शहर में करीब 1.5 महीने से चल रही भीषण जंग अब सिर्फ अजोस्तल स्टील प्लांट के आसपास सिमट गई और इसीलिए रूसी सेना और रमजान कादिरोव के खूंखार लड़ाकों ने स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी कर दी कि वहां से किसी का भी बचकर निकल पाना मुश्किल हो गया। रूस के हमले में अजोस्तल स्टील प्लांट को भी भारी नुकसान हुआ, उसके कई हिस्सों में आग लग गई। यही नहीं, स्टील प्लांट के नजदीक की कई इमारतों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन चेतावनी के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हथियार नहीं डाले, बल्कि बीच बीच में उनकी तरफ से गोलीबारी जारी रही, जिसका जवाब रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से भी दिया गया। और इसका एक वीडियो रूस की मीडिया ने जारी किया, जिसमें अजोस्तल स्टील प्लांट के बाहर भीषण गोलीबारी होती नजर आई। बताया गया कि यह हमला रूस की सेना की तरफ से वहां से भाग रहे यूक्रेन के सैनिकों पर किया गया। असल में रूस ने एक दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हथियार नहीं डालने वाले यूक्रेन के सैनिकों को जान गंवानी होगी, और उसने ऐसा किया भी, जब स्टील प्लांट से निकलकर भाग रहे यूक्रेन के कुछ सैनिकों पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिया गया। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों को जान गंवानी पड़ी, जबकि चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर अजोस्तल स्टील प्लांट पर किए गए रूसी सेना के इन भीषण हमलों ने अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को दहला कर रख दिया। वहां छिपे एक सैनिक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जान बचाने की गुहार लगाता दिखाई दिया, और इस वीडियो में उसने बताया कि प्लांट के अंदर 500 से ज्यादा सैनिक छिपे हुए हैं, जिनमें कई बुरी तरह घायल हैं। यही नहीं, अपनी जान बचाने की अपील करने वाले सैनिक ने यह भी बताया कि स्टील प्लांट के अंदर बड़ी संख्या में लोग भी छिपे हैं। यूक्रेन के सैनिक के मुताबिक ये उसकी आखिरी अपील साबित हो सकती है। Нашим останнім зверненням в нас можливо залишились лічені дні або години. इसकी एक बड़ी वजह भी है। तकरीबन 1.5 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर मरियुपोल पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जंग के शुरुआती दिनों में ही रूसी सेना ने मरियुपोल के बाहरी इलाकों पर कब्जे का ऐलान कर दिया, लेकिन शहर के अंदर यूक्रेन के सैनिकों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। हालांकि अब शहर के भी ज्यादातर इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया, जो जाकर अजोस्तल स्टील प्लांट में छिप गए। यानी अगर प्लांट में छिपे सैनिकों को घुटनों पर ले आया जाए तो फिर मारियोपोल पर पूरी तरह रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो जाएगा। और यही वजह है कि अब रूस के सैनिक और चेचन लड़ाकों ने एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से अजोस्तल स्टील प्लांट पर धावा बोल दिया। उनके ताबड़तोड़ हमलों और घेरेबंदी से घबराए यूक्रेन के 5 सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस के मीडिया की तरफ से जारी किया गया। वहां यूक्रेन की सेना के 4 सैनिक एक साथ खड़े दिखाई दिए। इन सैनिकों में एक तो बुरी तरह से घायल भी नजर आया, जबकि वहीं एक बेंच पर उनकी सेना का 5वां सैनिक बैठा दिखाई दिया। रूसी सेना ने दावा किया कि ये सभी सैनिक स्टील प्लांट में छिपे हुए थे, लेकिन उनकी डेडलाइन से घबराकर उन्होंने जान बचाने के लिए सरेंडर कर दिया। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों के प्लांट में छिपे होने की बात कही गई, जिन्हें जल्द से जल्द घुटनों पर लाने के लिए वहां भीषण हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। यूक्रेन के मुताबिक अजोस्तल स्टील प्लांट पर जल्द कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना ने वहां पास में बने एक अस्पताल पर बड़ा बम गिरा दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि अस्पताल पर हुए हमले के बाद वहां करीब 300 लोग मलबे के नीचे दब गए। बताया गया कि यह अस्पताल स्टील प्लांट के बहुत ही नजदीक था, जो हमले की चपेट में आ गया। हालांकि रूसी सेना ने ऐसे किसी भी हमले से साफ इनकार कर दिया और उल्टा आरोप यूक्रेन पर मढ़ दिया कि उसके सैनिक स्टील प्लांट के अंदर छिपे करीब 120 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने डॉनबास में जेलेंस्की की सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। कादिरोव की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल डॉनबास के एक इलाके का दौरा करता दिखाई दिया। बताया गया कि ये पत्रकार वहां चेचन लड़ाकों की तरफ से पहुंचे थे, जिन्होंने डॉनबास के कई इलाकों में यूक्रेन की सेना की बर्बरता का पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान चेचन लड़ाकों ने यह दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने खुद ही अपने शहरों को तबाह किया, ताकि उसका इल्जाम रूसी सेना पर लगाया जा सके। इस दावे को पुख्ता करने के लिए वहां की कई इमारतों को दिखाया गया, जो बमबारी की वजह से खंडहर में तब्दील हो गई थी। यही नहीं, उन पत्रकारों के जरिए चेचन लड़ाकों ने यह भी जताने की कोशिश की कि डॉनबास के डोनेस्क और लुहांस इलाके के लोग जेलेंस्की की सरकार से नाराज थे। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल पत्रकार किस जगह के हैं, लेकिन उनके जरिए चेचन लड़ाकों ने डॉनबास में अपनी दूसरी छवि पेश करने की भी कोशिश की, जिसके तहत चेचन लड़ाके कई इलाकों में यूक्रेन के आम लोगों की मदद करते नजर आए। उन्होंने भीषण जंग के बीच कई जगहों पर न केवल खाने पीने का सामान बांटा, बल्कि खाना बनाकर लोगों को खिलाया भी।
इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनते भी दिखाई दिए। कादिरोव ने इन्हीं तस्वीरों को यूक्रेन की असलियत बताया और उन पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने युद्ध की परवाह न करते हुए वहां की रिपोर्टिंग की। तो वहीं यूक्रेन में जंग लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पर चोरी करने का आरोप लगा। पुतिन के एक इशारे पर इस युद्ध में कूदने वाले कादिरोव अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब वो बहादुरी से ज्यादा चोरी के किस्सों की वजह से चर्चा में आ गए। आरोप है कि रमजान कादिरोव ने वहां चोरियां शुरू कर दी। उन्होंने युद्ध की वजह से खाली हो चुके यूक्रेन के कई गांवों को अपना निशाना बनाया और वहां से जो हाथ लगा अपने साथ ले गए। दावा किया गया कि कादिरोव ने खेती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने बीज बोने वाली मशीन पर भी हाथ साफ किया। चेचन कमांडर पर बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगे हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके कमांडर रमजान कादिरोव भी यूक्रेन पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन से ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी के कई सामान चुरा लिए। असल में पुतिन ने उन्हें यूक्रेन फतह करने के इरादे से जंग में उतारा था। हालांकि पुतिन का वो सपना तो अब तक अधूरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लंबी खिंच चुकी इस जंग की वजह से कादिरोव और उनके लड़ाके हताश हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना का एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन के सैनिकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की गई कि उसकी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखती है और उसमें इतनी क्षमता है कि वो रूस की फौज को अपने घर से भगाकर ही दम लेगी। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसके सैनिक दुश्मन पर गोलियां बरसाते नजर आए। न सिर्फ फायरिंग बल्कि रूस के फौजियों पर गोलाबारी की तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में यूक्रेन की सेना की रणनीति के तहत रूसी सैनिकों के बंकरों में एक के बाद एक कई धमाके होते भी दिखे। यूक्रेन के सैनिकों की जाबाजी दिखाने के लिए वीडियो में उसकी सेना के फौजी हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए कई हजार फीट की ऊंचाई से नीचे कूदते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में भी यूक्रेन के सैनिकों ने दुश्मन पर मिसाइलें दागी। उधर लुहांस्क में रूस से निपटने के लिए यूक्रेन ने अपना प्लान तैयार कर लिया। ये इलाका पूर्वी यूक्रेन में आता है जिसे रूस ने फरवरी में ही अलग देश घोषित कर दिया था, लेकिन जेलेंस्की की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए यूक्रेन के कई टैंक वहां की सड़कों पर दौड़ते नजर आए। उन पर जवान ऐसे डटे हुए थे कि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इतना ही नहीं, ये सैनिक अपने लिए बंकर बनाते भी नजर आए। इसके अलावा वो अपनी जरूरत की चीजें भी जुटाते दिखे ताकि रूसी सेना के साथ जंग में कोई कमी न रह जाए। обходять по селам туда। हालांकि यूक्रेन के जवान मजबूती से डटे रहने की बात कहते दिखे, लेकिन कुछ जगहों पर तबाही के निशान भी नजर आए। इस दौरान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी की हालत भी ताजा हमलों की गवाही दे रही थी। उसके शीशे टूट चुके थे तो टायर धंस गए थे। तो वहीं रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद कर रहे ब्रिटेन ने अब उसे अपनी सबसे घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का फैसला किया, जिसके बाद जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी रूसी सेना की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार ब्रिटेन ने यूक्रेन को जो ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का ऐलान किया, उन्हें जंग के मैदान में टैंकों का काल तो माना ही जाता है, साथ ही इनकी मदद से समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साधकर तबाह कर देती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, जिन्हें यूरोप की मिसाइल बनाने वाली एक कंपनी ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती हैं। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख तक, यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। उधर अमेरिकी सरकार रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को 18 हॉवित्जर देगी। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है और इसी खतरे से निपटने के लिए उसने यूक्रेन को ये तोप देने का फैसला लिया। दावा है कि पुतिन की सेना अब पूर्वी यूक्रेन में और भी भीषण हमले करने जा रही है। ऐसे में बाइडेन ने पुतिन के प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली। इसी इरादे से उन्होंने जेलेंस्की सरकार को 18 हॉवित्जर देने वाले फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। On the howitzers specifically, I think that you'll see them move very, very soon. यानी अब ये तोप जल्द यूक्रेन में रूसी सेना के सामने गरजती नजर आएंगी।
और माना जा रहा है कि होवित्जर की नई खेप मिलने से जेलेंस्की की सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा, लेकिन रूस का समर्थन कर रहे चीन को यह बात चुभ गई, क्योंकि होवित्जर के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है होवित्जर की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर फिर यूक्रेन को धोखा देने का आरोप लगा। बताया गया कि इस बार अमेरिका नए लड़ाकू विमान देने के अपने वादे से ही मुकर गया और उसकी इस हरकत से जंग के मोर्चे पर खड़े यूक्रेन की मुश्किल बढ़ गई। अब यूक्रेन की वायुसेना ने अमेरिका पर सवाल उठा दिए। उसका कहना है कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से उसे अब तक नए लड़ाकू विमान नहीं मिले, बल्कि इस जंग में खराब हो चुके विमानों की मरम्मत के लिए सिर्फ पुर्जे भिजवाए गए। बाइडेन सरकार के इस रवैये ने जेलेंस्की के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जेलेंस्की की सेना बाइडेन के भरोसे पर ही पुतिन के खिलाफ मैदान में उतरी थी, लेकिन फिर क्या हुआ ये दुनिया जानती। ये सच है कि हथियारों के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता और आधुनिक युद्ध में तो युद्धक विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स की युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जेलेंस्की भी अगर पुतिन को आंख दिखा पा रहे हैं तो उसके पीछे अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से उनको मिल रही युद्ध सामग्री की मदद ही है। ऐसे में अब जेलेंस्की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि वो जंग लड़े या खराब विमानों की मरम्मत करे। असल में अमेरिका ने कुछ दिन पहले यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने की बात कही थी और उसने यूक्रेन को $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने का ऐलान भी कर दिया था। इसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजे जाने थे और अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपने वादे के तहत नए लड़ाकू विमान और उनके पुर्जे यूक्रेन को सौंप दिए। हालांकि कितने विमान यूक्रेन भिजवाए गए इसकी जानकारी उसने नहीं दी। इसी के बाद बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का बेड़ा पहले से और मजबूत होने का दावा भी कर दिया, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना ने बाइडेन के इस दावे की पोल खोलने में जरा भी देर नहीं लगाई। उधर खबर है कि रूस के जंगी जहाज मॉस्को की तबाही के लिए अमेरिका ने भी जासूसी करवाई थी। भले ही अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नहीं है, लेकिन बाइडेन सरकार किसी न किसी तरह यूक्रेन की मदद में जुटी हुई है और दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने विमानों से रूस के ताकतवर युद्धपोत मॉस्को की जासूसी करवाई थी। इसी के बाद यूक्रेन ने काला सागर में रूस के इस युद्धपोत को मार गिराया। जिस एयरक्राफ्ट ने जेलेंस्की की सेना की मदद की उसका नाम है बोइंग P-8 पोसाइडन। ये एयरक्राफ्ट समंदर में पेट्रोलिंग का काम करता है, यानी दुश्मन का युद्धपोत कहां है ये सारा काम समंदर में इसी विमान के जिम्मे होता है। कहा यह जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट रोमानिया की सीमा के पास काला सागर के ऊपर उस दिन भी तैनात था, लेकिन जब यूक्रेन की मिसाइल वहां आई उसके कुछ पल पहले ही यह गायब हो गया था। कहा यह भी जा रहा है कि हमले वाले दिन कुछ और अमेरिकी एयरक्राफ्ट काला सागर के ऊपर देखे गए थे और मॉस्को की जानकारी यूक्रेन को देने के बाद ये विमान काला सागर से लौट गया। फिर उसने रडार सिस्टम को भी बंद कर दिया। इससे ये विमान लगभग 3 घंटे तक दुश्मन की नजरों से ओझल रहा। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध में अब अरबपति इलॉन मस्क के कूदने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन गया। कहा गया कि रूस के जंगी जहाज मॉस्को को तबाह करने में इलॉन मस्क की सैटेलाइट ने भी अहम भूमिका निभाई और इसी वजह से मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हो गए। उन्हें लगता है कि जंगी जहाज मॉस्को को डुबाने के लिए इलॉन मस्क सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। असल में यूक्रेन ने पिछले हफ्ते मॉस्को को मिसाइल हमले के जरिए काला सागर में मार गिराने का दावा किया था। बताया गया कि इसी युद्धपोत पर इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने लंबे समय से नजर रखी हुई थी। रूस का युद्धपोत मॉस्को काला सागर में कहां तैनात है, इस बात की सटीक जानकारी एलन मस्क ने ही यूक्रेन को दी थी। ये बात रूस को नहीं भाई, इसीलिए पुतिन एलन मस्क से बेहद नाराज हैं। यूक्रेन भी ये बात मान रहा है, इसीलिए यूक्रेन का दावा है कि अब ये जंग अंतरिक्ष तक भी खिंच सकती है। साथ ही दावा है कि पुतिन सरकार ने स्टारलिंक कंपनी की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने के लिए कई टीमें बना दी। और यही नहीं, रूस ने अपना जंगी जहाज तबाह होने के बाद यूक्रेन के लवीव और दूसरे शहरों में हमले तेज कर दिए। ऐसे में आशंका यह भी जताई गई कि कहीं इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी।
क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क और उनकी कंपनी ने यूक्रेन की मदद की हो। कहा जाता है कि पिछले 1.5 महीने यानी जंग के दौरान कई बार उसने रूसी काफिले की जानकारी ज़ेलेंस्की की सेना तक पहुंचाई, लेकिन अब एलन मस्क को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एलन मस्क और उसकी कंपनियों की हर हरकत पुतिन सरकार के रडार पर है। इतना ही नहीं, अब उसने यूक्रेन की जंग को अंतरिक्ष ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। और रूस पहले ही अमेरिका को भी इसका एक ट्रेलर दिखा चुका है। पिछले दिनों रूस की स्पेस एजेंसी ने अमेरिका के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने से इनकार कर दिया था। साथ ही रूस ने कहा था कि अब उसके अंतरिक्ष कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ अपनी रक्षा के लिए सैटेलाइट बनाना होगा। रूस ने जब अमेरिका के साथ ये संबंध तोड़े तो रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री रॉकेट के बजाय झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचेंगे। यानी रूस पहले ही अमेरिका से अंतरिक्ष में जंग की शुरुआत कर चुका है और अब वहां एलन मस्क की सैटेलाइट भी पुतिन का निशाना बनेंगी। ऐसे में यूक्रेन से उठा जंग का ये धुआं अंतरिक्ष से होते हुए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। इसी बात से दुनिया भर के देश डरे हुए हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर केवल यूरोप या अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। मसला केवल कच्चे तेल या नेचुरल गैस का नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी किल्लत ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। फर्नीचर से लेकर रियल एस्टेट तक और बियर से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन फिलहाल ठप है। जो भी सामान रूस और यूक्रेन से एक्सपोर्ट किया जाता था वो दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा। यूक्रेन तो जंग की वजह से वैसे ही बेहाल है। रूस से एक्सपोर्ट होने वाला बहुत सारा माल निकल नहीं पा रहा। खबर है कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक और जापान से लेकर कोरिया तक हर देश की अर्थव्यवस्था में जंग के कारण भूचाल आया हुआ। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर धड़ाधड़ आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन देशों को लगता था कि रूस उनके दबाव में आ जाएगा और पुतिन घुटने टेक देंगे, जबकि पुतिन झुके नहीं बल्कि उन्होंने इन देशों के खिलाफ और एक्शन ले लिया। इसकी वजह से दुनिया के कई मुल्कों में उन चीजों की किल्लत हो रही है जो पुतिन की ताकत है और इन देशों की कमजोरी। कहीं फर्नीचर के दाम आसमान छू रहे हैं तो कहीं रियल एस्टेट में आग लगी है, कहीं रेफ्रिजरेटर नहीं बन रहे तो कहीं बियर बनाना मुश्किल हो रहा है। हर मुल्क की अर्थव्यवस्था की अपनी अपनी टेंशन है, लेकिन सबकी जड़ में रूस और यूक्रेन की जंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ऐसी मुसीबत का सामना कर रही है जिसका अंत करीब नहीं दिख रहा। खबर है कि यूक्रेन से नियोन नाम की एक गैस का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। यह ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है, और सेमीकंडक्टर ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एसी, फ्रिज, यहां तक कि कारें तक बनाने में होता है। मतलब यह कि अगर नियोन का प्रोडक्शन ठप हुआ तो इन सब का बनना मुश्किल है। और यूक्रेन में दुनिया की 70% नियोन गैस बनती है। यूक्रेन में भी केवल 2 ही कंपनियां हैं जो इस गैस की सप्लाई करती हैं। एक का प्लांट है उस मारियोपोल शहर में जो खंडर बन चुका है, दूसरा प्लांट है ओडेसा में जहां भयंकर बमबारी हो रही है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के सामने दुनिया भर में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसका समाधान केवल जंग का अंत है। दूसरी तरफ यूरोप और ब्रिटेन में फर्नीचर के दाम अभी से कई गुना बढ़ चुके हैं। इसकी वजह भी रूस और यूक्रेन की जंग ही है। रूस से एक्सपोर्ट होने वाली लकड़ी पर कई देशों में बैन लगाया जा चुका है, कई देशों में पहुंच नहीं पा रही, जिसकी वजह से वहां फर्नीचर बनाने वालों ने अभी से दाम दुगने तक बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन और रूस दुनिया भर में अनाज के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। कई देशों को भूख मिटाने के लिए अब अनाज खरीदने के लिए नई व्यवस्था करनी पड़ रही है। जाहिर है उन्हें पहले से महंगा अनाज खरीदना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जौ की सप्लाई कम होने की वजह से बियर का संकट बन गया है, क्योंकि बियर बनाने वाली दुनिया की बहुत सारी कंपनियां जौ के लिए यूक्रेन और रूस पर ही निर्भर हैं। जंग की वजह से उन्हें जौ नहीं मिल रही, और जहां से भी उन्हें जौ मिल रही है वो पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे दामों पर मिल रही है। यही वजह है कि बियर के दाम दुनिया भर में बढ़ने तय हैं। लेकिन बियर के साथ एक दूसरा संकट भी है, वो है बियर की पैकिंग का। बियर के कैन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। रूस बहुत बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। जब से जंग छिड़ी है एल्यूमिनियम की सप्लाई भी ठप पड़ी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बियर बनाने में ही दिक्कत नहीं है बल्कि बियर की पैकिंग भी बड़ी परेशानी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कागज की सप्लाई चेन भी ठप है। पूरी दुनिया का प्रिंटिंग उद्योग रूस और यूक्रेन की जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा है।
लेकिन ये छोटी छोटी परेशानियां मिलकर दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली हैं। सबसे बड़ा संकट है जंग की टाइमिंग। पिछले साल तक कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक तौर पर लाचार बनी रही, लेकिन इस बार दुनिया की महाशक्तियां ही नहीं, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद कर रहा है। पहले से महंगा कच्चा तेल दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है। बड़े बड़े मुल्क लाख कोशिश के बावजूद महंगाई से बेहाल हैं। ऊपर से अलग अलग उद्योगों की बेहाली दुनिया का गणित बिगाड़ने वाली है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खौफ के आगे नेटो बेदम नजर आ रहा है। ये दावा किया यूके के जनरल रहे रिचर्ड बैरन्स ने, जिन्होंने पानी पी पी कर नेटो को कोसा। असल में सर रिचर्ड बैरन्स वहां संसद की रक्षा समिति की सुनवाई में पेश हुए थे। इस दौरान उनसे यूक्रेन युद्ध पर कई सवाल पूछे गए, साथ ही उनसे सुझाव भी मांगे गए। पर रिचर्ड बैरन्स ने जो कहा वो नेटो देशों यानी अमेरिका और यूके को भी रास नहीं आएगा। बैरन्स ने साफ किया कि रूस से लड़ाई के लिए नेटो ही तैयार नहीं है और इसके लिए सभी नेटो देशों को शर्मिंदा होना चाहिए। हालांकि नेटो के सभी देशों की ताकत मिला दिया जाए तो वो रूस पर भारी पड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन में भारी तबाही के बाद भी नेटो देश एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर रूस को सीधी चुनौती नहीं दे रहे, यानी सीधी जंग में नहीं उतर रहे। इसके पीछे वजह यह दी जा रही है कि नेटो के कई देश रूस के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसीलिए पुतिन के मुद्दे पर नेटो दो फाड़ भी हो सकता है। इस बात का डर नेटो को सता रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेटो को अब नए तरीके से रणनीति तैयार करने की सलाह दी। रिचर्ड बैरन्स की इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर होने से पहले इराक और अफगानिस्तान समेत कई जंग में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा वो नेटो में भी अहम पदों पर रह चुके हैं। इस बीच यूक्रेन की जंग में जर्मनी बुरी तरह से फंस गया है। ना तो वो रूस के साथ खड़ा हो पा रहा है और ना ही रूस के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने की हिम्मत कर पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जर्मनी को यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही पुतिन का सहयोगी मानने लगे। ऊपर से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का उनके ही देश में विरोध होने लगा है। सबसे ज्यादा तो ओलाफ अपने ताजा बयान की वजह से घिर गए। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूक्रेन बड़े पैमाने पर कैंपेन चला रहा है। कैंपेन का मकसद यूरोप समेत पूरी दुनिया पर दबाव बनाना है। दबाव इसलिए ताकि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खास तौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। और जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं। अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नेटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नेटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठने लगे कि क्या इस जंग के बीच जर्मनी केवल रूस से अपनी दोस्ती निभा रहा है? असल में इसकी जड़ में जर्मनी और रूस के बीच की तेल और गैस की डील भी है। जंग की शुरुआत से ही जर्मनी ने रूस को लेकर के कठोर रुख नहीं दिखाया। इसके पीछे की वजह है गैस। रूस से मिलने वाली गैस को जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जर्मनी के अंदर कुछ लोग विरोध करें या फिर पश्चिमी देश, जर्मनी अब तक रूस को लेकर कठोर रुख नहीं दिखा सका। जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले भी जर्मनी के चांसलर ने पहले कीव और फिर मॉस्को का दौरा किया था। दोनों देशों के नेताओं को समझा बुझाकर जंग से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन जंग को टाला नहीं जा सका। दूसरी तरफ जर्मनी के कारोबारी रिश्तों में जंग के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक जरूर लगी, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो बनकर तैयार है। जब भी हालात बेहतर होंगे जर्मनी उस पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस मंगवा सकेगा। लेकिन अभी तक जितना कारोबार रूस और जर्मनी के बीच हो रहा था उसमें प्रतिबंधों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रूस से आने वाली कुछ चीजों पर जर्मनी ने बैन भी लगाया, लेकिन तेल और गैस की ऊंची कीमतों ने इंपोर्ट का बिल कम नहीं होने दिया। दावा है कि जर्मनी मोटे तौर पर 3 देशों से नेचुरल गैस मंगवाता है। इनमें रूस के अलावा नॉर्वे और हॉलैंड शामिल है। लेकिन 55% नेचुरल गैस की सप्लाई अकेले रूस से होती है, 31% नॉर्वे से और महज 13% हॉलैंड से। नॉर्वे और हॉलैंड के पास इतनी गैस नहीं है कि ये दोनों देश रूस की भरपाई कर पाए। हालांकि जर्मनी के कुछ अधिकारी पिछले कुछ वक्त से रूस की गैस का विकल्प जल्द ढूंढने का दावा कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कतर का। माना जा रहा है कि कतर से नेचुरल गैस खरीदने के लिए जर्मनी लगातार बात कर रहा है। लेकिन यह बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, बल्कि दावा तो यह किया जा रहा है कि अगर डील हो भी गई तो कतर से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का रूट बनाने में ही सालों लग जाएंगे। मतलब साफ है कि तब तक रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बेरोक होती रहेगी।
अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जर्मनी केवल वक्त टाल रहा है या वो वाकई मजबूर है। ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि 55% नेचुरल गैस की भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं है, जो जर्मनी की दुखती रग है। लेकिन यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करना शक पैदा करने वाला है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी के चांसलर मझधार में फंसे हैं। न तो वो रूस के साथ दिखने का रिस्क ले सकते हैं और न ही वो रूस पर एक्शन का जोखिम उठा सकते हैं। उधर यूक्रेन में पुतिन के करीबी और यूक्रेन के अरबपति विक्टर मेदवेचुक की संपत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें युद्ध में रूस का समर्थन करने के आरोप में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और अब यूक्रेन सरकार ने उनकी करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। इस काम के लिए कई पुलिस वाले कीव में उनके मकान के अंदर दाखिल होते दिखे, जिसके बाद वो वहां रखी पेटियों को खंगालते नजर आए। इस तलाशी अभियान के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें भी उनके हाथ लगी, जिनमें कीमती घड़ियां, ऐतिहासिक कलाकृतियां और महंगे कपड़े भी शामिल थे। Провели ряд процесуальних заходів на території Києва та Київської області. इसके बाद कुछ पुलिस वाले इस मकान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ते दिखे। वहां उन्हें पुरानी रेलगाड़ी का लग्जरी डिब्बा नजर आया और जैसे ही वो इसके अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ट्रेन का ये डिब्बा किसी आलीशान महल से कम नहीं था। इसमें महंगा फर्नीचर लगा हुआ दिखा। इसके अलावा इसे खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था। असल में यूक्रेन के कारोबारी विक्टर मेदवेचुक को वहाँ के सबसे धनी लोगों में एक माना जाता है। साथ ही उन्हें उन लोगों में गिना जाता है जिन्हें पुतिन अपना खास दोस्त मानते हैं, मगर अब उन्हें पुतिन की ये दोस्ती भारी पड़ती दिख रही है। उधर यूक्रेन ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक शहर के बीच टैंक पर बम गिरता दिखाई दिया। जैसे ही आसमान से टारगेट कर निशाना लगाया गया, टैंक के परखचे उड़ गए और वो देखते ही देखते आग की लपटों के बीच घिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि यह रूस का टैंक था, जिसे उसने अपने ड्रोन हमले में तबाह कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने मैदान में खड़े एक दूसरे टैंक को भी अपने निशाने पर लिया और फिर उस पर बम बरसाए। बताया गया कि रूस का ये टैंक छिपकर हमला करने की फिराक में था, लेकिन तभी उसे ध्वस्त कर दिया गया। बम गिरते ही जोरदार धमाके के साथ तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। ड्रोन की मदद से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि किस तरह से चुन चुनकर टैंकों को तबाह किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने जंगल, मैदान और सड़क पर कई रूसी टैंकों को बर्बाद कर दिया। हालांकि अब तक रूस और यूक्रेन की जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल होने की अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन पहली बार कुछ ऐसे कारण सामने आए हैं जिनकी वजह से अब इस जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है परमाणु बम गिराने का नतीजा। यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में बदल चुके हैं, लेकिन रूस इसे जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसीलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तब होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो। क्योंकि उसी वक्त खबरें ये भी आती रहीं कि परमाणु बम बरसाने वाले विमानों को यूक्रेन की तरफ भेज दिया गया है। खबरें ये भी आई कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा यह है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म होती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम यह कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बल्कि इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। करीब 2 महीने से चल रही जंग के खत्म न होने पर रूस के पास देने को अब तक तो सफाई है, लेकिन अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे, वो अलग। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की।
वहीं रूस ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए जेलेंस्की सरकार के सामने समझौते की कई शर्तें रख दी। हालांकि ये शर्तें क्या हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया। इसके जरिए पुतिन ने गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होंगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को जेलेंस्की के जवाब का इंतजार है। Президент говорил об этом, выступая на космодроме, что действительно украинская сторона постоянно. इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने यह भी कहा कि जेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती। उधर रूस अपने देश में मौजूद सैनिकों की भी तगड़ी ट्रेनिंग कराने में लगा है। इसके लिए रूस की सेना के हथियार बनाने वाले एक इंस्टीट्यूट ने ऐसा स्मार्ट टारगेट इजाद किया है जिससे रूस के सैनिकों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग में काफी फायदा मिलेगा। जिसकी जारी की गई तस्वीरों में एक स्नाइपर एक के बाद एक धड़ाधड़ गोलियां चलाकर सामने टारगेट को छलनी करता दिखा। बताया गया कि स्मार्ट टारगेट इंडिकेटर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिनसे छोटी बंदूकें और स्नाइपर सिस्टम के सटीक होने का टेस्ट हो पाता है। तो वहीं अमेरिका और यूके रूस की ताकत की पड़ताल करने में जुट गए। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट सुखोई 35 को खार्किव में ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब यही लड़ाकू विमान पुतिन के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि दावा किया गया कि इसके सीक्रेट अमेरिका और यूके को पता चल गए। यानी ये लड़ाकू विमान कैसे बना है और उसमें क्या खूबियां हैं, ये सब बात रूस के दुश्मनों तक पहुंच गई। असल में 3 अप्रैल को जैसे ही यूक्रेन ने खार्किव के आसमान में सुखोई 35 को ढेर किया तो तुरंत ही यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने इसका मलबा जुटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो इस रूसी लड़ाकू विमान के सीक्रेट जानने में जुट गए। फिर उन्हें इसकी जांच में कई अहम जानकारियां मिलती रहीं। बाद में यूके और अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस मलबे की जांच में शामिल हो गए। इससे पड़ताल का दायरा और बड़ा हो गया और सुखोई 35 का राज खुलता चला गया। उधर दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। बताया गया कि विंबलडन ने यह कदम यूक्रेन युद्ध की वजह से उठाया और 27 जून से शुरू होने वाली इस चैंपियनशिप से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि आयोजकों को इस बात का अंदेशा था कि इस बार के टूर्नामेंट को रूस या बेलारूस का कोई खिलाड़ी जीत जाएगा और उसके नाम इस बार विंबलडन की ट्रॉफी हो जाएगी, जिसे ब्रिटेन के शाही परिवार का कोई सदस्य देगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन शुरू से यूक्रेन के साथ खड़ा है। विंबलडन के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दुनिया के दूसरे नंबर के रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव पर पड़ेगा, क्योंकि वो इस बार खेल नहीं पाएंगे। केवल दानिल मेदवेदेव ही नहीं, रूस के एक और जबरदस्त टेनिस खिलाड़ी अंद्रे रुबलियोव भी इस बार के टूर्नामेंट में नहीं दिखेंगे। दोनों देशों के खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध से टॉप 20 में रहने वाली 3 महिला खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिनमें दुनिया की चौथे नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी अरीना सबलियांका भी शामिल हैं। इस फैसले का पुतिन सरकार ने कड़ा विरोध किया और ये साफ कर दिया कि ये निर्णय उसे गवारा नहीं है। इस बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को विदेश जाने से रोक दिया। बताया गया कि पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वरनसोवा का अपने जन्मदिन के मौके पर विदेश जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही उनके पिता पुतिन ने उन्हें विदेश जाने से रोक दिया। बताया गया कि मारिया वरनसोवा अपना 37वां जन्मदिन मनाने के लिए रूस से बाहर जाना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही ये बात पुतिन को पता चली, खबर है कि उन्होंने मारिया को इस डर से बाहर जाने से रोक दिया कि वो इसके बाद रूस नहीं लौटेंगी। मारिया का अगले हफ्ते 28 अप्रैल को जन्मदिन है, जिसे वो अपनी अजीज के साथ मनाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि पुतिन की बड़ी बेटी का फिर रूस लौटने का प्लान नहीं था। हालांकि ऐसा क्यों, इसका पता नहीं चल पाया। जंग की शुरुआत के बाद से ही कई पश्चिमी देश अपने यहां मारिया की एंट्री पर बैन लगा चुके हैं। उधर पुतिन इतनी बर्बादी के बाद भी रुकते नहीं दिख रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपनी बेहद ताकतवर सेटन 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके एक बार फिर अमेरिका और उसके साथियों को यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दी। सामने आए वीडियो में रूस में बर्फ से घिरे एक इलाके में सेटन 2 मिसाइल लॉन्च होती नजर आई। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, जो कि 6000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। साथ ही 16 बम ले जा सकती है। इतना ही नहीं, दावा तो यह तक है कि रूस की ये मिसाइल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए एटम बमों से भी 1000 गुना ताकतवर बम से लैस है। दिवस पर
पर हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पक्के इरादों के साथ आतंकवाद खत्म करने की बात कही। साथ ही उन्होंने आतंकवाद विरोधी कानूनों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। एनआईए का 13वां स्थापना दिवस था और इस कार्यक्रम में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल भी हुए और टेरर फंडिंग में बड़ी कड़ी कार्रवाई हो, ये उनका कहना था। पक्के इरादों से खत्म होगा आतंकवाद, ये उन्होंने कहा। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मैं निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, एनआईए ने ये अल्प काल अवधि में भी अपनी साख भी बनाई है और दुनिया भर की एजेंसियों के बीच में अपनी छवि बनाने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मैं आज पूरे एनआईए परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही थी। उस समय एनआईए को भारत सरकार का जो भी समर्थन, जो भी सहायता किसी भी स्वरूप में अपेक्षित हो, वो देने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध भी है और हमें आनंद भी आएगा। 30 साल बाद शनि की सबसे अनोखी चाल, थमेगी यूक्रेन रूस की जंग या विश्व युद्ध रहेगा होकर? क्या चाइना को लगेगी दुनिया की हाय? कैसा रहेगा देश दुनिया का हाल? बताएंगे देश के 24 सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य टीवी पर पहली बार। देखिए शनि वॉर, शनिवार 23 अप्रैल दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। की कोशिश की कि डॉनबास के डोनेस्क और लुहांस्क इलाके के लोग ज़ेलेंस्की की सरकार से नाराज थे। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल पत्रकार किस जगह के हैं, लेकिन उनके जरिए चेचन लड़ाकों ने डॉनबास में अपनी दूसरी छवि पेश करने की भी कोशिश की, जिसके तहत चेचन लड़ाके कई इलाकों में यूक्रेन के आम लोगों की मदद करते नजर आए। उन्होंने भीषण जंग के बीच कई जगहों पर न केवल खाने पीने का सामान बांटा, बल्कि खाना बनाकर लोगों को खिलाया भी। इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनते भी दिखाई दिए। कादिरव ने इन्हीं तस्वीरों को यूक्रेन की असलियत बताया और उन पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने युद्ध की परवाह न करते हुए वहां की रिपोर्टिंग की। तो वहीं यूक्रेन में जंग लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरव पर चोरी करने का आरोप लगा। पुतिन के एक इशारे पर इस युद्ध में कूदने वाले कादिरव अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब वो बहादुरी से ज्यादा चोरी के किस्सों की वजह से चर्चा में आ गए। आरोप है कि रमजान कादिरव ने वहां चोरियां शुरू कर दी। उन्होंने युद्ध की वजह से खाली हो चुके यूक्रेन के कई गांवों को अपना निशाना बनाया और वहां से जो हाथ लगा अपने साथ ले गए। दावा किया गया कि कादिरव ने खेती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने बीज बोने वाली मशीन पर भी हाथ साफ किया। चेचन कमांडर पर बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगे हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके कमांडर रमजान कादिरव भी यूक्रेन पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन से ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी के कई सामान चुरा लिए। असल में पुतिन ने उन्हें यूक्रेन फतह करने के इरादे से जंग में उतारा था। हालांकि पुतिन का वो सपना तो अब तक अधूरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लंबी खिंच चुकी इस जंग की वजह से कादिरव और उनके लड़ाके हताश हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना का एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन के सैनिकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की गई कि उसकी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखती है और उसमें इतनी क्षमता है कि वो रूस की फौज को अपने घर से भगाकर ही दम लेगी। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसके सैनिक दुश्मन पर गोलियां बरसाते नजर आए। न सिर्फ फायरिंग बल्कि रूस के फौजियों पर गोलाबारी की तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में यूक्रेन की सेना की रणनीति के तहत रूसी सैनिकों के बंकरों में एक के बाद एक कई धमाके होते भी दिखे। यूक्रेन के सैनिकों की जाबाजी दिखाने के लिए वीडियो में उसकी सेना के फौजी हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए कई हजार फीट की ऊंचाई से नीचे कूदते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में भी यूक्रेन के सैनिकों ने दुश्मन पर मिसाइलें दागी। उधर लुहांस्क में रूस से निपटने के लिए यूक्रेन ने अपना प्लान तैयार कर लिया। यह इलाका पूर्वी यूक्रेन में आता है जिसे रूस ने फरवरी में ही अलग देश घोषित कर दिया था।
लेकिन जेलेंस्की की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए यूक्रेन के कई टैंक वहां की सड़कों पर दौड़ते नजर आए। उन पर जवान ऐसे डटे हुए थे कि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इतना ही नहीं, ये सैनिक अपने लिए बंकर बनाते भी नजर आए। इसके अलावा वो अपनी जरूरत की चीजें भी जुटाते दिखे ताकि रूसी सेना के साथ जंग में कोई कमी न रह जाए। В лоб не идут, обходят по селам туда. हालांकि यूक्रेन के जवान मजबूती से डटे रहने की बात कहते दिखे, लेकिन कुछ जगहों पर तबाही के निशान भी नजर आए। इस दौरान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी की हालत भी ताजा हमलों की गवाही दे रही थी। उसके शीशे टूट चुके थे तो टायर धंस गए थे। तो वहीं रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद कर रहे ब्रिटेन ने अब उसे अपनी सबसे घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का फैसला किया, जिसके बाद जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी रूसी सेना की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि इस बार ब्रिटेन ने यूक्रेन को जो ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का ऐलान किया, उन्हें जंग के मैदान में टैंकों का काल तो माना ही जाता है, साथ ही इनकी मदद से समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साधकर तबाह कर देती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। उधर अमेरिकी सरकार रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को 18 हॉवित्जर देगी। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है और इसी खतरे से निपटने के लिए उसने यूक्रेन को ये तोप देने का फैसला लिया। दावा है कि पुतिन की सेना अब पूर्वी यूक्रेन में और भी भीषण हमले करने जा रही है। ऐसे में बाइडेन ने पुतिन के प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली। इसी इरादे से उन्होंने जेलेंस्की सरकार को 18 हॉवित्जर देने वाले फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। On the howitzers specifically, I think that you'll see them move very, very soon. यानी अब ये तोप जल्द यूक्रेन में रूसी सेना के सामने गरजती नजर आएंगी और माना जा रहा है कि हॉवित्जर की नई खेप मिलने से जेलेंस्की की सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। लेकिन रूस का समर्थन कर रहे चीन को यह बात चुभ गई, क्योंकि हॉवित्जर के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है हॉवित्जर की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर फिर यूक्रेन को धोखा देने का आरोप लगा। बताया गया कि इस बार अमेरिका नए लड़ाकू विमान देने के अपने वादे से ही मुकर गया और उसकी इस हरकत से जंग के मोर्चे पर खड़े यूक्रेन की मुश्किल बढ़ गई। अब यूक्रेन की वायुसेना ने अमेरिका पर सवाल उठा दिए। उसका कहना है कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से उसे अब तक नए लड़ाकू विमान नहीं मिले, बल्कि इस जंग में खराब हो चुके विमानों की मरम्मत के लिए सिर्फ पुर्जे भिजवाए गए। बाइडेन सरकार के इस रवैये ने जेलेंस्की के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जेलेंस्की की सेना बाइडेन के भरोसे पर ही पुतिन के खिलाफ मैदान में उतरी थी, लेकिन फिर क्या हुआ ये दुनिया जानती है। ये सच है कि हथियारों के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता और आधुनिक युद्ध में तो युद्धक विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स की युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जेलेंस्की भी अगर पुतिन को आंख दिखा पा रहे हैं तो उसके पीछे अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से उनको मिल रही युद्ध सामग्री की मदद ही है। ऐसे में अब जेलेंस्की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि वो जंग लड़े या खराब विमानों की मरम्मत करे। असल में अमेरिका ने कुछ दिन पहले यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने की बात कही थी और उसने यूक्रेन को $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने का ऐलान भी कर दिया था। इसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजे जाने थे और अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपने वादे के तहत नए लड़ाकू विमान और उनके पुर्जे यूक्रेन को सौंप दिए। हालांकि कितने विमान यूक्रेन भिजवाए गए इसकी जानकारी उसने नहीं दी। इसी के बाद बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का बेड़ा पहले से और मजबूत होने का दावा भी कर दिया, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना ने बाइडेन के इस दावे की पोल खोलने में जरा भी देर नहीं लगाई। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 महीने से चल रही जंग अब और भी तेज हो गई। मारियोपोल में तो लड़ाई अब अपने आखिरी। आपको बता दें जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर सुनवाई भी चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। जहांगीरपुरी मामले में सुनवाई अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है और सिब्बल की ओर से, कपिल सिब्बल की ओर से दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण बुलडोजर से गिरते हैं
और साथ ही दोनों समुदायों पर कार्रवाई हुई है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर कल ही आपको बता दें कि यहाँ स्टे लगा दिया गया था बुलडोजर पर, उसके बाद कार्रवाई थाम दी गई थी। उसके बाद जो यथास्थिति बनी रहने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब भी लगातार जारी है, दोनों ही ओर से दलीलें दी जा रही हैं और विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि कल वहां पर चुन चुन कर निशाना बनाया गया और खासतौर से एक समुदाय के लोगों के हर तोड़े गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्ड सामने है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसी बात नहीं है। वहां पर दोनों ही समुदाय के जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया गया। इसके बाद जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वो सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करना चाहेंगे। पूरे देश में इस तरीके का माहौल बन रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने खास तौर पर एक समुदाय की बात की थी जो पूरी तरीके से गलत है और इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। वृंदा करार जो सीपीएम की नेता, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने ये कहा, आज उनके वकील ने उनकी तरफ से कहा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि यथास्थिति को कायम किया जाए और बुलडोजर पर रोक लगाने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है, तो उसके बाद भी एमसीडी के अधिकारी वहां पर बुलडोजर चलाते आदेश उनके पास नहीं आया है। तो एक तरह से उन्होंने अदालत की अवमानना की। अभी मामले की सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि वो तमाम चीजों को देखेगा। हालांकि एक जो बड़ी चीज दिखाई दी सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि बुलडोजर चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वो एक सीधा आदेश इस तरीके का नहीं दे सकते, लेकिन ये देखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। तो अभी मामले की सुनवाई जारी है। कुछ देर बाद हो सकता है कि जब सुनवाई पूरी होगी तो कोर्ट का आदेश सामने आएगा। जी, और उसी का इंतजार भी है कि आखिर कोर्ट आदेश में क्या कुछ कहता है। हालांकि कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट